योर ऑनर, सच तो ये है, इस मुजरिम ने कानून को अपने हाथ में लेकर कानून का अपमान किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, साथ ही पुलिस वाले पर गोली चलाने की कोशिश की है। आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत उसे जुर्माना भी देना होगा और जेल की सजा दी जाए, वरना हमारे देश में ऐसे ही अपराध होते रहेंगे, कुछ लोगों को इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, आप मुझे इतनी खतरनाक सजा मत दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा। नहीं जज साहब, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। कोर्ट में शोर मचने लगता है और जज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। कोर्ट में शोर मत करिए। जैसे कि सारे सबूत और दावों को मद्देनजर रखते हुए हम दोषी मुजरिम टप्पू को जुर्माना 1 लाख रुपए और 6 महीने की जेल की सलाखों की सजा सुनाई जाती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। सब लोग कोर्ट से बाहर आते हैं कि गरीब घर में बैठा हुआ वकील के कपड़ों में शिवम फोन करता है। डैड, वेयर आर यू? आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? अरे आज तो कोर्ट छोड़ दीजिए, मैं भी तो कोर्ट छोड़ कर आया हूँ। सॉरी बेटा, बस हम आ ही रहे हैं। पक्का ना? नारायण भैया अर्पित कहाँ हैं? अरे मैं सबको ला रहा हूँ, ये सब भी अपने अपने केस में लग गए हैं। अब तू तो जानता है वकीलों की क्या हालत होती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तक वो आ रहे मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ ना। माँ, आप भी तो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, कोई अपना केस नहीं छोड़ रहा। और आज तो आपके वकील बेटे का स्पेशल डे है, उसका रिश्ता जुड़ना है। अच्छा जी, हमारा वकील बेटा नाराज हो रहा है, जल्दी आप उन दोनों को भी ले आइए। हाँ हाँ। दोनों फोन रख देते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, आप तो जानते हैं वकीलों से भरा घर है हमारा, तो ये सब काम कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हम अपने घर में सीधी सीधी घर संभालने वाली बहू चाहते हैं, और आपकी पार्वती बिटिया हमें पसंद आ गई है। आपको हमारी बिटिया पसंद आ गई और हमें क्या चाहिए, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। पार्वती सबका मुंह मीठा करती है। इतने में बहू के वकील ससुराल वाले भी आ जाते हैं, जहां थोड़ा सा डिनर किया जाता है और कुछ दिनों में शादी करके पार्वती अपने वकीलों से भरे ससुराल में आ जाती है, जहां देवर को खाना परोसते समय पार्वती कहती है, देवर जी ये लीजिए, थोड़ा और मक्खन खाइए, मैंने सुना है माँ जी से आपको बटर पराठे बहुत पसंद है। ये सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप मुझे इतना मक्खन खिला खिला कर मारना चाहती हैं क्या? आपको पता है ना कितना फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है फिर। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट वकील हूँ, आईपीसी धारा 307 के तहत मुझे मक्खन वाला पराठा खिलाकर मारने की कोशिश में सजा भी हो सकती है। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका मक्खन कम कर देती हूँ। बहू को इस तरह देख सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे बहू, ये नालायक बेटा है ना, डरा रहा है तुझे और कुछ नहीं। घर में सब वकील बैठे हैं, सब समझदार हैं, ये तेरे साथ ऐसा करे, तू हमारे पास आ जा ना। हाँ बहू, ये तुझसे फिर की ले रहा है। अगर ऐसा कुछ होना मुझे बताना। तुम्हारे ससुर जी न्यायाधीश हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस घर में, ऐसे भी और वैसे भी। वकीलों से भरे ससुराल में पार्वती बचकर रहना, ये तो मैं ऐसे ही धाराएं गिनाते रहेंगे दिन भर, तुम देखना। ओ ऐसा क्या देवर जी, अब मैं आपको बताऊंगी, आपने फिर से ऐसी फिरकी ली तो पापा जी से कह दूंगी। इस तरह हंसी मजाक के साथ दिन गुजरते हैं। एक दिन पार्वती शाम को बाजार से सब्जी लेने गई थी तो कुछ टपोरी लड़के गाना गाकर उसे छेड़ने लगते हैं, पीछा करते हैं। नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गबरू नुमारे, हाय नी मुझे पागल हो गई नी, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। ओ मेरी जाने मन, क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अब गुड़ के पीछे मक्खियां नहीं चिपकेंगी तो कहाँ जाएंगी? और हम कहाँ जाएंगे, हम जैसे जवान मुस्तंडे। लगता है तुम्हें पता नहीं है, मेरा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है। तुम्हारी हरकत के बारे में बताया ना तो कहीं मिलोगे भी नहीं। ऐसा क्या? मोंटू एक कदम आगे बढ़ाता तो पार्वती शोर मचाकर पब्लिक के चप्पलों से उसे पिटवा देती है और घर आ जाती है। शाम को डिनर बनाने के बाद पार्वती अपने पति और सास को यह हादसा बताती है कि जेठ भी सुन लेता है। क्या उस कबाड़ी की इतनी हिम्मत? बताओ पार्वती, वो कहाँ है? उसको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं क्रिमिनल एडवोकेट, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि कहीं का नहीं रहेगा वो। हाँ भैया, धारा 354, 354A, 292 के तहत मामले में अंदर किया जा सकता है। और क्या बहू, मैं तो उसे वहीं मार डालती, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लूंगी। तुम्हारी सास फैमिली कोर्ट वाली है तो, लेकिन महिलाओं का साथ भी देती है हमेशा। जेठ जी, शिवम जी, माँ जी, आप तीनों शांत हो जाइए। उस बदमाश को मैंने वहाँ चप्पलों से पिटवा दिया और कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। पक्का पार्वती, उसने तुम्हें ज्यादा तो नहीं छेड़ा था ना?
तुम्हारा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है, उस पर तो झूठे केस भी लगवा के अंदर करवा देंगे हम। अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, अब आप सब बैठ जाइए, मैं चाय पकौड़े ले आती हूँ। आज मुझे खुशी हुई, मैं इतने गरीब घर से हूँ फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरी परवाह करते हैं। फिर पार्वती सबको चाय पकौड़ी बनाकर खिलाती है कि नंद कमरे में बैठी लौकी पढ़ाई करती है। अरे दीदी आप बाहर क्यों नहीं आ रही है, गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए ना। भाभी कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप तो जानती है ना मैं कितनी मेहनत से लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छी वकील बनना चाहती हूँ। मेरे घर में सब लोग एडवोकेट है और मुझे भी उनका नाम रोशन करना है। देखना कामिनी, तुम एक दिन बहुत अच्छी वकील बनोगी, बिल्कुल अपने घर वालों की तरह। ये कहकर पार्वती नंद के पास ही चाय पकौड़ी रख देती है। अगले दिन नौकरानी रोटी और सब्जी बनाकर ले जा रही होती है कि सास देवर और बहू देख लेते हैं। रुक्मणी तुम ये क्या कर रही हो, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है, तू मेरे घर में खाने पीने की चोरी कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती तो हो ना ये घर वकीलों से भरा हुआ है, तुम्हें इसका भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। माँ मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और इस पर केस ठोकता हूँ। नहीं मेम साहब, अर्पित बाबा मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो ये खाना वापस ले लीजिए, मैं तो अपने बीमार बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वकीलों के घर में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। माँ जी देवर जी बस कीजिए, उसने किसी सोने या पैसों की चोरी नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी सब्जी चुराई है। इसके लिए आप उसे कैसे सजा दे सकते हैं? थोड़ा तो इंसानियत के बारे में सोचिए। रुक्मणी जाओ तुम ये खाना ले जाओ और कुछ पैसे भी। छोटी मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पड़ोसी बिजली की चोरी करता है तो वहाँ पर भी सारे ससुराल वाले वकील बनकर उस पर धारा लगाने की बात करते हैं। केस करने से पहले पड़ोसी उनसे माफी मांगकर बिजली का भुगतान कर देता है। 2 दिन बाद घर में बहू का दोस्त ऋषभ आता है। पार्वती उसे जूस देती है। घर में कोई नहीं होता तो स्लिपरी होने की वजह से ऋषभ गिर जाता है और पार्वती उसे संभालती है कि वो भी उस पर गिर जाती है। तभी घर वाले आ जाते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? पार्वती नाम ऐसा और काम, छी छी छी, तुम अपने वकीलों से भरे ससुराल के पीछे यहाँ आशिकी लड़ा रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हो ना। धारा 420 के तहत तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पार्वती बहू तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? बस बहुत हो गया आप सब घर का। वकील क्या हो, धारा पर धारा सुनाते रहते हो हमेशा। वकील ना हो के आफत हो गए। मैं भी बता दूं, आईपीसी की धारा 509 के तहत मैं भी आप लोगों पर कार्रवाई कर सकती हूँ। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझे भी अपनी तरफ से बोलने का अधिकार है और किसी नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं। वकीलों का काम होता है सबूत पर बात करना और सबूत इस घर के सीसीटीवी कैमरे हैं, पहले उसे चेक कीजिए तब बोलिए। सीसीटीवी फुटेज चेक करते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ससुराल वाले शर्मिंदा होकर बहू से माफी मांगते हैं। पार्वती आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपने मुझ पर लांछन लगाया, मेरी गरीबी की वजह से आपने मुझे ऐसा कह दिया। पार्वती अपने दोस्त से ससुराल वालों की तरफ से माफी मांगती है और अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। पार्वती घर में ठीक से किसी से बात नहीं कर रही थी। शाम को लॉ की पढ़ाई करके कामिनी घर आ जाती है तो उसके हाथ पर कुछ निशान थे, हालत बिगड़ी हुई थी। ये देख पार्वती उससे पूछ लेती है तो नंद बताती है कि उसके साथ छेड़छाड़ी हुई है। जब ये बात वो घर वालों को बताने जाती है तो नंद रोक लेती है। कामिनी तुम डरो मत, तुम तो खुद वकालत की पढ़ाई कर रही हो, डर कैसे सकती हो? और मेरा पूरा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है, तुम चिंता मत करो। नहीं भाभी, मुझे कोई नहीं समझेगा और हमारे घर की इज्जत भी उछल जाएगी। पार्वती कामिनी की कोई बात नहीं सुनती और घर के सभी लोगों को कामिनी की हालत के बारे में बताती है। सबका रिएक्शन ठंडा होता है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। मैं ताज्जुब हूँ, घर में इतनी बड़ी बात हो गई है घर की बेटी के साथ और आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके से चुप है। जब मस्ती मजाक करना होता है तब तो आपसे वकील लोग खड़े होकर धाराएं गिनवाने लगते हैं और अब खुद की बेटी के टाइम पर चुप है। जरा कामिनी दीदी की हालत देखिए, लगता है मुझे घर के वकीलों को छोड़कर बाहर ही मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप तो अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। माँ जी आपने तो कहा था मैं महिलाओं की तरफ से लड़ती हूँ और जेठ जी आप तो क्रिमिनल एडवोकेट हैं और पापा जी जज है ना, तो फिर क्या हो गया आज? हो अब समझ आया कानून अंधा क्यों होता है, आप जैसे लोग नजर फेर लेते हैं। पार्वती की कड़वी बात सुनकर ससुराल वाले शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगते हैं और वैजयंती अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ खड़ी नहीं हो पाई। बहू बिल्कुल सही कह रही है, जिसने तेरे साथ ऐसा किया हम उसे जोड़ेंगे नहीं। हाँ बहू, देख मैं कैसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाता हूँ। इसके बाद घर के सारे वकील उस मुजरिम को ढूंढ उस पर केस दर्ज करते हैं और फिर कामिनी को कुछ महीनों में इंसाफ मिल जाता है और आगे जाकर वो एक बहुत अच्छी वकील बनती है।
लो ललिता बहू, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन और नाप का लहंगा सिला है मैंने। फिर भी एक बार पहनकर तसल्ली कर लो, अगर ब्लाउज तंग हुआ तो लगे हाथ ठीक कर दूंगी। अरे माँ जी, एक पल को टेलर वाले की सिलाई में खोट हो सकती है, पर आपके बनाए लहंगे तो सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही बढ़िया कारीगरी की है। माँ जी, अब मेरे वाला लहंगा भी दे दो, कब से पल के बिछाए खड़ी हूँ। हाँ, चल बहू तनिक ठहरो। ऐसा बोलकर बूढ़ी शांति देवी सैकड़ों बिखरे हुए लहंगे के ढेर में से लहंगा ढूंढने लगती है। कहाँ चला गया लहंगा? अभी तो यहीं रखा था। पूरे के पूरे 100 के 100 लहंगे एकदम अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं, अभी ढूंढ कर देती हूँ। शांति 100 लहंगों के बीच में से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाला लहंगा निकालती है। हाँ, मिल गया। ये लो आंचल बहू, तुम्हारा रानी कलर का लहंगा। तुम्हारा रंग गेहुआ है ना, तो तुम पर इस रंग का लहंगा खूब खिलेगा। और वंदना बहू, ये लो तुम्हारा गुलाबी रंग का लहंगा। अरे वाह, ये गुलाबी रंग का लहंगा तो कितना शानदार लग रहा है, मेरा तो दिल अटक गया। और देखो मेरे लहंगे में तो कितनी महीन कढ़ाई की कारीगरी की है। ऐसे लहंगे तो अच्छे से अच्छे बुटीक वाले भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे। वैसे सुरेखा, हमारी दर्जी सासू माँ की दाद तो देनी पड़ेगी। उन्होंने कितने कम समय में 100 बहुओं की 100 लहंगे तैयार करके सबका दिल रख लिया। सब कितनी खुश लग रही है। हमारी दर्जी सास का जवाब नहीं है। 100 बहू का लहंगा तैयार करना आम बात थोड़ी है। तो क्या शांति देवी 100 बहुओं की सास है? क्योंकि गरीब से खांचे के अंदर दर्जनों बहू की भीड़ लगी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। पता नहीं हमारे पति लोग भी कैसी सब्जी उठा लाते हैं। देखो जरा, आधे से ज्यादा बैंगन तो काने निकल गए। इतने थोड़ी सी बैंगन में किसका पेट भरेगा? मैं तो डेली ये काने बैंगन भिंडी खाकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में शादी करके मैंने अपनी किस्मत ही फोड़ ली। वैसे पूर्वी, तुमने शादी के लिए क्या लेने को सोचा है? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अपने भाई की शादी में लहंगा ही लूंगी। वो जो बाजार में लहंगे की दुकान है ना, वहीं से देखकर आई हूँ। 25,000 का शानदार लहंगा शादी में पहनूंगी तो सबकी नजर मुझ पर ही टिकी रह जाएगी। पूर्वी और मोनिका की बातें सुनकर गरीब नीलम, कंचन, सुरेखा आपस में बतियाने लगती हैं। देख रही हो जिज्जी, ये इस ठंड के मौसम में घर का खर्चा ही कठिनाई से चल रहा है और इन दोनों को लहंगे लेने की पड़ी है। मगर हम इन दोनों को कुछ बोल भी तो नहीं सकती। तुम्हें पता है ना, दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। माँ जी देख लेंगी खुद ही। शाम को ठंड में थरथर कांपते हुए पांचों के पति घर आते हैं। एक पुराना सा खांचा ही ऐसे सर्द मौसम में इस गरीब परिवार का ठिकाना था, जहां गरीब बुढ़िया शांति अपने 5 बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटे बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना होने के कारण लेबर का काम करते थे। 3 बहुएं गरीब परिवारों से थी जो ससुराल की परिस्थितियों को समझती थी, जबकि 2 बहू मोनिका, पूर्वी महंगे शौक रखती थी। अरे बाप रे बाप, आज तो कड़कड़ाती ठंड थी। आ गए तुम 5 भाई। और ये क्या मनोज, तू एक पतले बूशर्ट में काम पर चला गया था, स्वेटर क्यों नहीं पहन कर गया? स्वेटर खरीदूंगा माँ, एक ही तो स्वेटर था मेरे पास, वो फट गया था। अरे तो मुझको दे देता, मैं उसे ठीक कर देती। फिलहाल तो बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बन गया है माँ। हाँ, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। कंचन, सुरेखा, नीलम बहू, खाना परोस दो। फिर 5 भाई परोसा गया रूखा सूखा खाते हैं और शांति बैठे बैठे अपने बेटे का फटा स्वेटर सुई धागे से ठीक करके दे देती है। मनोज, ये ले तेरा स्वेटर, मैंने सही कर दिया है। अरे वाह माँ, तुमने क्या कारीगरी की है, लगी नहीं रहा कि स्वेटर फटा भी था। अरे इसमें कोई खास थोड़ी किया है, जहाँ स्वेटर फटा था रफू करके ऊन से फूल बना दिया है। वाह माँ जी, कितनी सफाई से आपने फूल बनाया है, इतनी बारीकी से तो कोई दर्जी ही काम करता है। मंजली बहू सुरेखा की बात पर शांति मुस्कुरा कर बोलती है, अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी के गुजर जाने के बाद ये दर्जी का काम करके ही तो मैंने अपने 5 बेटों को पाला पोसा था। लगभग 10 साल तक दर्जी का काम किया है मैंने। हाँ, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया माँ जी, थोड़ा पढ़ा लिखा दिया होता तो आज आपके बच्चे थोड़े अच्छे पोस्ट पर होते। लेबर का काम नहीं कर रहे होते और ना ही हम बहुओं को अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारनी पड़ती। मोनिका की ताने भरी बातें शांति के दिल पर चाकू की तरह चुभती हैं। अरे मोनिका बहू, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? क्या तुम्हें पेट भर कर खाने को नहीं मिलता है या सर पर छत नहीं है? पेट भरवाने और घर में रखने के अलावा भी एक औरत की ख्वाहिशें होती हैं। पड़ोसन की बहू को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम भी हजारों रुपए की महंगी साड़ियां जेवर पहने
और तुम मोहित जी, मेरे भाई की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे मेरी भाई की शादी में लहंगा दिलवाओगे, तो मुझे किसी भी हाल में लहंगा चाहिए। गरीबी और तंगी भरे हालातों के चलते घर में अपनी दोनों बहू को झगड़ते देखकर शांति का मन चिंता में आ जाता है। इसी तरह से लगभग 4-5 दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या देखकर तुम जैसे गरीबजादे के पल्ले बांध दिया मुझको एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। लानत है तुम पर। मोनिका, तुम देख तो रही हो, सर्दी के मौसम के चलते पहले ही काम धाम ठप पड़ा है। कर्ज लेकर तुम्हें लहंगा दिलाऊं क्या? कर्ज लेकर दिलाओ या अपनी किडनी बेचकर, जहां से मर्जी दिलाओ मुझे। मतलब ये सुनते ही खफा मिजाज में शांति कमरे में दाखिल हो जाती है। मोनिका बहू, तुम भी कुछ भी बोलने से पहले नाओ देखती हो न ताओ देखती हो। पति के किडनी बेचकर अगर लहंगा पहनोगी तो किस काम का श्रृंगार। खैर, तुम्हें लहंगा पहनना है ना, कल तक तुम्हें लहंगा मिल जाएगा। ऐसा बोलकर गरीब शांति कमरे से चली जाती है। अब चिंता ये थी कि शांति बहुओं को दिया वादा किस कदर पूरा करेगी। वो एक पुराना सा संदूक खोलती है जिसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन की 2 साड़ी रखी हुई थी, जिसे सालों से शांति ने सहेज कर रखा था। अब मैं इसी से अपनी बहुओं के खातिर एकदम आला लहंगा बनाऊंगी। शांति ने अपनी पुरानी हाथ सिलाई मशीन निकाली और लहंगा सिलने बैठ गई और जी जान लगाकर बहुत ही शानदार डिजाइन वाला लहंगा बनाया। रात से सुबह कब गुजर गई पता ही नहीं चला। मोनिका बहू, पूर्वी बहू, ये लो तुम्हारा लहंगा। लहंगा देखकर दोनों बहुएं फूले नहीं समाई। अरे वाह सासू माँ, ये तो डिट्टो उसी डिजाइन का लहंगा है जो मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। हाँ, मेरा वाला भी लहंगा शानदार है। थैंक यू माँ जी। आपके पास पैसे कहाँ से आए? तभी दोनों का ध्यान सास की हाथों में लगे जख्मों पर गया। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गई। माँ जी, आपने हमारी खातिर ये लहंगा सिला है? अरे तो क्या हो गया अपनी बहू के खातिर, अगर मैं दर्जी सास इतना भी ना कर सकी तो। जहां लहंगा पाकर दोनों खुश थी, वहीं तीनों बहुओं के मन में भी उम्मीद लगी थी। माँ जी ने दोनों के लिए लहंगा बनाया है। मेरी भी तमन्ना है कि मैं एक दिन घेर वाला, कढ़ाई वाला भारी सा लहंगा पहनूं। इच्छा तो हम दोनों की भी है, मगर सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अपनी तीनों गरीब बहुओं की इच्छाएं जानकर शांति नई तैयारी में जुट गई। उसके पास एक गुल्लक था जिसमें वो खर्च के अलावा बचे 10-20 रुपए डाला करती थी। कुल मिलाकर 1000 रुपए ही हैं। इतने में तो तीनों बहुओं के लहंगे का कपड़ा, गोटा, मोती, सितारा सब आ जाएगा। शांति कड़कड़ाती ठंड में बाजार चली जाती और लहंगा बनाने का सामान खरीद कर रात में फिर से तीनों की खातिर अलग अलग ब्लाउज के डिजाइन वाले, घेर वाले, गोटे वाले लहंगे तैयार करती है। अगली सुबह, कंचन, सुरेखा, नीलम बहू, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा माँ जी? ये लो, तुम्हारी गरीब दर्जी सास की तरफ से तुम तीनों के खातिर लहंगा बनाया है। माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद माँ जी, मगर आपको इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहुओं, आखिरकार तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तभी पड़ोसन की बहू वंदना उनके घर के आगे से गुजरते हुए लहंगे देखकर अंदर आ जाती है। अरे वाह शांति काकी, कितना प्यारा कढ़ाईदार लहंगा है। पता है, मैं तो पूरे बाजार में छान मार कर आ गई, ऐसा लहंगा कहीं नहीं मिला। आप मुझे बता दो ये लहंगा कौन सी दुकान से लाई हो? वंदना बहन, ये लहंगा हमारी दर्जी सास ने खुद अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है। क्या सचमुच? काकी, तुम तो बड़ी कारीगर निकली। मेरी खातिर भी ऐसा ही बूटेदार लहंगा तैयार कर दो, जितना बोलोगी दे दूंगी। ठीक है वंदना बहू, तुम मुझे लहंगे का मखमली कपड़ा, सितारा, गोटा, लेस ये सब ला कर दे दो। अरे काकी, कपड़ा और बाकी का सामान भी आप अपने हिसाब किताब से ले आना। ये 10,000 रुपए रखो। इस तरह गरीब दर्जी सास बहू के लिए बनाए लहंगे में से उसकी कमाई का रास्ता भी खोल दिया। शांति ने रात भर बहुत ही शानदार लहंगा वंदना का बना दिया। देखते देखते अड़ोस पड़ोस के घरों की सैकड़ों बहुएं दर्जी शांति को लहंगे बनाने का ऑर्डर देती हैं। तो बोलो काकी, मुझे इसी डिजाइन का लहंगा बनाना है, कितना लोगी? आंचल बहू, जिसका जैसे डिजाइन का लहंगा होता है वैसे ही रेट लेती हो। तुम्हें जो ठीक लगे दे देना, नहीं भी दोगी तो चलेगा, तुम मेरी बहू जैसी हो। अरे काकी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पड़ोस के रिश्ते को परे रखो ना, तुम्हारी ना मेरी। मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगी। इसी प्रकार से शांति 100 बहुओं के 100 लहंगे के ऑर्डर तैयार करने में जुट गई, जिसमें उसकी 5 बहू ने भी हाथ बटाया। कंचन सास को देखा देखी लहंगे की कटिंग करती और सुरेखा नीलम सिलाई चलाती। पूर्वी मोनिका लहंगे में मोती और सितार लगाने का काम करती। इसी तरह अपने एक छोटे से हुनर के दम पर गरीब दर्जी सास ने सफलता का मुकाम हासिल कर लिया।